हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब के ऊपर में। तो उसी कड़ी में फ्रेंड्स हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए अगर आपको आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है ना। फ्रेंड्स ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जल्दी से हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवा दूं कि भाई 30 डेज का ये जो क्रैश कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। इसमें आपको लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, आपको पीडीएफ मिलेंगी, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको हर क्लास की टेस्ट मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगी, आप लोगों को मेगा मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ फ्री है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है, नीचे में एक लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप लोग उसको फॉर्म भर दोगे, उसका आराम से आप लोग हो जाएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते रहे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए, एम्फोरा जो है फ्रेंड्स एक शब्द है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, एम्फोरा, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर में एम्फोरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्फोरा, तो एम्फोरा जो है फ्रेंड्स क्या ये कोई सिक्का है, एक बर्तन है, लंबा दोनों तरफ हत्थे वाला जार है, या छिद्रयुक्त बर्तन है, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर में छेद है। ठीक है, एक पॉट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों का दो हाथ वाला जार है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। ग्रीक्स और रोमन जो है फ्रेंड्स वो लोग क्या करते थे इसके अंदर में, वाइन, वाइन मतलब शराब टाइप की, और ऑयल इसके अंदर में रखा करते थे, वाइन या फिर ऑयल रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, इस तरीके के जार का, ग्रीक और रोमन लोग। ठीक है, एंशियंट समय में, पूरा पुराने समय काल के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। एम्फोरा, लंबा दोनों तरफ हाथ लगा वाला जार है। ठीक है, क्या क्या रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वाइन या फिर ऑयल, ये रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, ये इमेज आप लोगों को दी गई है। ठीक है, आपको आंतरिक से बाहरी परत तक जो है क्रम पहचानना है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ में। ये अंदर में, सबसे अंदर में ये वाला भाग कौन सा है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, इस वाले भाग को क्या नाम से जाना जाता है, उसके बाद वाला और सबसे ऊपर वाला। फिर तो अंदर से बाहर की तरफ जो क्रम है, जो सही क्रम होगा वो आप लोग बताओगे। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कर दिया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चेक कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है आप सभी लोगों ने। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं बात करूं सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोला जाता है, ठीक है, इन दोनों को क्रस्ट। ये है आपका इनर क्रस्ट, सबसे अंदरूनी वाला भाग, अंदरूनी परपटी। ठीक है, फिर ये जो बाहर वाला है इसको बोला जाता है आउटर क्रस्ट। ठीक है, बाहरी परपटी, बाहर, सॉरी यहाँ पर में इसको बोला जाता है इनर कोर। ठीक है, अंदरूनी कोर। ठीक है, और इसको बाहर वाले को बोला जाता है बाहरी कोर। ठीक है, आउटर कोर। फिर जो बीच में है उसको बोला जाता है आपका मेंटल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंटल, इसको बीच वाले को। और फिर जो सबसे ऊपर वाली पतली परत आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, इसको क्रस्ट बोला जाता है। तो है इनर कोर सबसे अंदर में, फिर है आउटर कोर, बाहरी कोर, फिर बीच में मेंटल है और सबसे आखिरी में क्रस्ट है। तो अंदर से बाहर की तरफ लगाना था आप लोगों ने। ठीक है, तो अंदर, सबसे अंदर में इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। सही आंसर जितने भी लोगों ने लगाया था जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इस तरीके से है, इनर कोर मतलब कि आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, ठीक है, फिर मेंटल है बीच में, और ये क्रस्ट है, परपटी। तो ये इस तरीके से भूमि की पूरी संरचना, हमारे पृथ्वी की संरचना है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहां पर में दिए गए दो कथन है, सही उत्तर का कथन कीजिए, चयन कीजिए। अर्थ प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी को जो है पूरे सोलर सिस्टम को पृथ्वी जो है वो बांधे रखती है, क्या ये सही बात है? नहीं, पृथ्वी नहीं बांधे रखती है। कौन बांधे रखता है ये बताएंगे। आउटर प्लेनेट, हमारे जो प्लैनेट्स है ना, सूरज की दूरी के मामले में उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, अंदरूनी ग्रह। ठीक है, अंदरूनी ग्रह, और कुछ को बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो जो आउटर प्लैनेट्स है इधर वाले,
क्या वो सन से जो है वो बहुत दूर है? सही बात है, सन से दूर है, इसी वजह से तो आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह कहते हैं उनको। वो चट्टानों से बने हैं? नहीं बने हैं चट्टानों से। बताइए किस चीज से बने? दोनों पॉइंट गलत है यहाँ पर में। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर में। तो क्यों गलत है? क्योंकि अर्थ नहीं, कौन प्रोवाइड करता है? जल्दी से कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइए। यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर मैं देखो कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है। डी का केवल 42% लोगों ने सही आंसर लगाया है। कॉम्पिटिशन आप लोग देखिए, केवल 42% लोगों ने। कितने कौन है यहाँ पर में 42 में है या फिर 58 में? जल्दी बताइए, 42 या 58 आप किस में आते हो? जल्दी बता देंगे, ठीक है, ताकि अगले बार आप लोग जो है ग्रोथ कर सके। ठीक है, सन का जो फोर्स है वो बाइंड करके रखा है पूरे सोलर सिस्टम को। सन ने, सूरज ने पूरे सोलर सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आउटर प्लेनेट जो है वो बाहरी प्लेनेट दूर है सन से, लेकिन वो गैस से बने, गैस और तरल पदार्थों से बने, ना कि चट्टानों से। ठीक है, ये वाले प्लेनेट गैस से बने हुए हैं और ये चट्टानों से बने हुए, इधर वाले रॉक से, चट्टानों से, अंदरूनी ग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो डी इज द करेक्ट आंसर और केवल 42% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो लेक्चर्स अच्छे से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ में देखिए, ताकि आप लोगों का बढ़ता जाए, आप लोगों का नॉलेज बैंक बढ़ता जाए। तो ये सूरज ने पूरे सोलर सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है, उसके से उसके पुलिंग फोर्स ने, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए जो पहले 4 ग्रह है, ठीक है, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। ये चट्टानों से बने हैं। पृथ्वी हमारी चट्टान से बनी है कि नहीं? अरे कितने लोग मानते हैं पृथ्वी चट्टान से बनी है? पृथ्वी पर खड़े हो ना आप लोग? अरे बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पृथ्वी पर हो ना। अगर आप यहाँ पर में होते ना बाहरी प्लेनेट के ऊपर में, ठीक है, इधर साइड वाले के ऊपर में, तो पता है आप अंदर में टपक करके अंदर घुस जाते। ये चट्टान नहीं है, गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। अंदर घुस जाओगे आप लोग कोर में, और इतना प्रेशर रहेगा अंदर में कि भाप बन जाओगे अंदर जाके। पूरा गैस से बने हुए प्लेनेट है ये। जी हाँ, बिल्कुल, बीपीएससी में भी काम आएगा, सीटेट में भी, और डी ट्रिपल एस भी, केवीएस में भी काम आने वाली है ये सारी क्लासेस आपकी। नाउ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां पर मैं बोला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है? बिल्कुल। ठीक है, सेक्युलरिज्म है हमारे देश में, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। मतलब हमारे देश के अंदर में कोई भी एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता, सारे धर्मों को जो है समान जो है भावना से देखा जाता है, सर्वधर्म समभाव। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में कोई एक ऐसा खास धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म के ऊपर में हावी हो। तो ये सही है आपका। ठीक है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपके ऊपर में कोई धर्म थोपा गया है क्या? ये धर्म अपनाओ, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, कोई धर्म थोपा गया क्या हमारे देश में? नहीं, सबको अपना अपना धर्म फॉलो करने की आजादी है। ठीक है, इट लीड्स टू कम्युनल डिसहार्मनी। ये जो है सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाता है, मतलब कि ये लोगों में झगड़ा बढ़ाता है। अरे भाई, धर्म निरपेक्षता होना अच्छी बात है कि सबको अपना अपना धर्म फॉलो करने दो, कोई झगड़ा फसाद नहीं। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो फिर झगड़ा फसाद होता है ना? तो यहाँ पर में ये गलत है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम लोगों में डिसहार्मनी बढ़ानी है, या इसकी वजह से डिसहार्मनी या झगड़ा फसाद बढ़ेगा। कम्युनल डिसहार्मनी का मतलब होता है लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पर मैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 73% लोगों ने सही आंसर दिया। मतलब आप लोग सेक्युलरिज्म का मतलब समझते हो हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो 1 और 2 यहां पर में सही है, तीसरा वाला गलत है। बहुत बढ़िया। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे सभी के सभी लोग। ओके, तो हमारे देश के अंदर में कोई भी धर्म दूसरे धर्म के ऊपर में हावी नहीं होता। ठीक है, हमारा देश कोई भी, हमारे देश की सरकार किसी भी लोग, किसी भी पर्सन पर कोई धर्म थोपती नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से सद्भाव बढ़ता है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ता है। अगर धर्मनिरपेक्षता है तो सब अपना अपना धर्म फॉलो कर रहे, सब अपने अपने त्योहार मना रहे, सब अपने अपने जो है यहाँ पर में खुशियों में एक दूसरे को शामिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग किया जाता है? अब ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, बताइए जल्दी से कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन। देखो ध्यान से समझना, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आने लगी ना तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम के अंदर में। एनर्जी रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसी चीज जिससे एनर्जी मिलती है, उसको एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जो है फ्रेंड्स कोयला जलाओगे तो आपको ऊष्मा मिलेगी,
ठीक है। जल ऊर्जा मतलब कि वो जो पानी होता है वो इधर उधर जब होता है तो कोई भी चीज को आप हिला सकते हो आप उसको उसकी शक्ति से। ठीक है। सोलर पावर से आपको पता है ऊर्जा मिलती है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर विखंडन जब किया जाता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। तो आज भी हमारे भारत के अंदर में अधिकतर कारखानों के अंदर में कोयला इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 63% लोगों ने सही आंसर दिया है। आज भी हमारे भारत के अंदर में इतना विकसित होने के बाद में भी कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की पुस्तक में दिया हुआ है कि मोस्ट एबंडेंटली यूज्ड फॉसिल फ्यूल जो है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जीवाश्मी ईंधन अगर कोई है तो वो कोयला है। अच्छा, जीवाश्मी ईंधन का मतलब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का मतलब देखो, फॉसिल का मतलब होता है रिमेन्स। रिमेन्स मतलब कि अवशेष, जो पुराने समय के जो अवशेष बचे वो। तो पुराने समय में, ठीक है, जंगल, ठीक है, पेड़ पौधे जो जमीन में दब गए थे, लाखों करोड़ों सालों तक उन पर प्रेशर पड़ा और हीट पड़ी उनके ऊपर में, जिससे वो कोयले में तब्दील हो गए। तो करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल पहले जो जंगल दब गए थे जमीन के अंदर में, उन्हीं के रिमेन्स, उन्हीं के फॉसिल्स जो है वो आज कोयला बन गए हैं। ठीक है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो कोयला है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर में, मतलब कि तापीय ऊर्जा, जो पावर प्लांट जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उनको पानी गर्म करना होता है तो कोयले से ही पानी गर्म कर रहे हैं आज भी। और कई सारी इंडस्ट्रीज में भी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। इसको जो है एक संज्ञा दी गई है, कोयले को क्या बोला गया है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बरीड सनशाइन के ऊपर में क्वेश्चन आ चुका है वो भी लगा दे कि बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है। और हिंदी में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, इसका ट्रांसलेशन वो है अंतररहित धूप। ठीक है, अंतररहित धूप मतलब दबी हुई धूप। ठीक है, एक ऐसी धूप जो दबी हुई है। तो जो है आपको याद रखना है कि अंतररहित धूप इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अंतररहित धूप, बरीड सनशाइन। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही प्रकार की एनर्जीज के बारे में मैं आपको धीरे धीरे आगे मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। 30 दिन का पूरा जो है फ्रेंड्स हमारा ये क्रैश कोर्स है। 30 दिन में हर बच्चा जो पूरा लेक्चर्स अच्छे से देखेगा, टीचिंग परीक्षा के सारे जो लेक्चर्स देखेगा, उसको बता दूं कि 140 प्लस जो भी बच्चा स्कोर करने वाला है, उसको जो है फ्रेंड्स लैपटॉप मिलेगा टीचिंग परीक्षा की तरफ से। जितने भी बच्चे, मैं चाहता हूं आप सभी लोग 140 स्कोर करो, 140 प्लस स्कोर करो। ठीक है। नाउ, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ, ठीक है, 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार मतलब ऐसे हर जो है हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, 360 डिग्री की है। कोई भी गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर में इस चीज को देख सकते हो, ये आप लोगों का गोला है, पृथ्वी है मान लीजिए, 360 डिग्री का है पूरा। कोई भी गोला होगा 360 डिग्री का होगा। अगर इसको 24 भाग में बांटेंगे, ठीक है, तो हर एक घंटा कितना डिग्री का होगा? देखो, पूरी पृथ्वी है वो 360 डिग्री की है। कोई भी गोला हो, पृथ्वी क्या, कोई भी गोला हो, अगर इसको 24 में बांटना है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 जितने से बांटना है उतने से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 360 को 24 से डिवाइड अगर आप लोग करोगे तो ये आपका आ जाता है 15। तो हर एक घंटा 15 डिग्री का होगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र मतलब हर जो है एक क्षेत्र 24 अगर क्षेत्रों में बांट दिया जाए, 24 भाग में, तो हर क्षेत्र 15 डिग्री का होगा। ठीक है, 24 इसके अंदर में बांट देंगे तो। ठीक है, नोट्स कैसे मिलेंगे, टेस्ट कैसे मिलेंगी? टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, नीचे में एक लिंक दी गई है आप लोगों को, इस लेक्चर के बाद में वो फॉर्म भर देना। आप जैसे ही फॉर्म भर दोगे, टीचिंग परीक्षा की टीम आपको उस कोर्स में ऐड कर देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिससे कि आप लोग सारी की सारी जो भी प्रीमियम कंटेंट है उसको एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो हमारी पृथ्वी जो है फ्रेंड्स वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आता है, मतलब हर एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तभी तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम पाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लोकप्रिय रूप से अंतररहित धूप के रूप में जाना जाता है? हर किसी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बच्चे कमेंट के अंदर में भी आंसर करें। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भी आंसर करते चले आप सभी लोग। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 700 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से हमको 1000 से पार करना है लाइक का भी नंबर। हर एक बच्चा जल्दी से अपना अपना योगदान देता रहेगा, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी योगदान दे दिया है वो अपना हाथ भी ऊपर कर देंगे। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर मैं देख लू कौन कौन है यहाँ पर मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें अंतररहित धूप की, तो कोल जो है, कोयला जो है, इसको अंतररहित धूप या अंतर दबी हुई धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बरीड सनशाइन। आज भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोयले का, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, उन्होंने लाइक कर दिया सेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो बरीड सनशाइन कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। राज सुंदरी देवी, ठीक है, रुकैया शेखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई ताराबाई शिंदे, किसके बारे में बात हो रही है? पहचान कौन, ये टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है इनमें से। ऑप्शंस यहाँ है, ये याद रखेंगे आप लोग। इधर साइड ऑप्शन है आपके।
चलिए बहुत बढ़िया, 750 से ज्यादा लाइक्स अब हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली अपना अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर में। बिल्कुल मुस्कान परवीन जी बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ये संस्कृत की ज्ञाता थी, संस्कृत की महान विद्वान थी, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो महान विद्वान संस्कृत की, विधवाओं के लिए उन्होंने एक आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा घर की स्थापना की, ताकि वहां पर में जितनी भी विधवाएं हैं वो उनको आश्रय प्रदान किया जा सके, उनको इधर उधर घूमना ना पड़े। तो विधवाओं के उत्थान के लिए उन्होंने विधवा घर की स्थापना की थी। कौन से शहर में स्थापना की थी ये भी लिख दो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की थी। ठीक है, पूना में की थी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर में पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो है फ्रेंड्स, ये इनको पंडिता क्यों कहा गया? ऐसे समय में जब बाकी महिलाओं को पढ़ने तक की आजादी नहीं थी, उस समय में ये महिला संस्कृत की ज्ञाता बन गई, संस्कृत की प्रखंड जो है यहाँ पर में एक पंडिताइन बन गई, आप लोग समझ लीजिए इस तरीके से। तो इनको जो है लोग प्यार से पंडिता बोलने लगे, पंडिता रमाबाई। तो उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है, कमाई थी उन्होंने, पंडिता रमाबाई। ठीक है, संस्कृत का ज्ञान होने की वजह से उनको पंडिता बोला गया। तो यहाँ पर मैं पंडिता रमाबाई संस्कृत की स्कॉलर थी। ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट में थी। देखो इन्होंने संस्कृत पढ़ा, लेकिन फिर भी ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट थी, क्योंकि इसमें कास्ट सिस्टम है। ठीक है, इनका मानना था कि अपर कास्ट की जो महिलाएं होती है, ऊपर जाति की जो महिलाएं होती है, उनको ज्यादा जो है वो सहन करना पड़ता है समाज में, एज कंपेयर टू लोअर कास्ट की महिला, सो कॉल्ड लोअर कास्ट। अब कास्ट ऊपर जाती तो मतलब अपन लोग तो मानते नहीं, ठीक है, लेकिन जो माना जाता है समाज में सो कॉल्ड, तो इनका मानना है कि जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी स्थिति, उनका जीवन ज्यादा मिजरेबल है। उनको ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कि अगर उनका पीरियड्स वगैरह चल रहा है तो वो वहां नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, किसी को छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग उनके ऊपर में बंदिशें लगाई जाती है कि घूंघट लो, ये लोग बहुत सारी। जबकि एटलीस्ट लोअर कास्ट में उनके फैमिली में तो महिलाओं को कम से कम रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो कितने लोग एग्री करते हैं इनकी बात से वो बता देंगे, कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं इनकी बात से। इनका मानना था कि अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एज कंपेयर टू लोअर कास्ट की महिला। एक्टिविटी करते रहिए, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, इनके फेवर में हो सकते हैं, इनके अगेंस्ट में हो सकते हैं, लेकिन आपका विचार क्या है इसके बारे में, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये बात तो घुसे कि किसके बारे में बात हो रही है। इन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ताकि जो महिलाएं हैं उनको वहां पर में किसी को अचार बनाना, दिए बनाना, वो सब सिखाया जा सके, वो इंडिपेंडेंट रह सके, अपने बच्चों को पाल सके, ठीक है, वो सारी चीजें। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, इसका आंसर करिए आप लोग। एग्रीकल्चर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है? पहली बात तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? देखो तीन प्रकार की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर कोई चीज डायरेक्टली नेचर से प्राप्त की जा रही है, प्रकृति आपको वो चीज दे रही है, प्रकृति से आपने लिया है वो चीज को, तो उसको प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है। और जब प्राइमरी एक्टिविटी से जो चीज मिली है उसको प्रोसेसिंग करके उससे पक्का माल तैयार किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, और टर्शरी एक्टिविटी का मतलब सर्विस देना, जैसे सर्विस सेक्टर, बैंक हो जाए, टीचिंग का जॉब आपका ये है, ठीक है, व्यापार करना, एक जगह से सामान को दूसरी जगह पे लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब टर्शरी सर्विस सेक्टर में आता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये आप लोगों का नेचर से मिलता है, आपको प्रकृति से मिलता है, तो ये सेकेंडरी कैसे होगा, प्राइमरी हो जाएगा ना ये। तो ये गलत है आपका, जहां जहां ए को सही माना है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता। और यहां पर में भी ए को सही माना है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करना। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। देखो एग्रीकल्चर का मतलब होता है फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल सब आ जाता है इसमें। इवन मैं आपको बता दूं कि पशुपालन जो है वो भी आपके कृषि का ही पार्ट है, कृषि में ही आता है पशुपालन भी। तो ये बिल्कुल सही है आपका सेकंड वाला, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज सही। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ दोनों को फॉल्स बोला है ना, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। देखो एग्रीकल्चर एक बड़ी टर्म है, जिसके अंदर में आप लोगों का फ्रूट्स, फल फ्रूट्स उगाना, फ्लावर उगाना और एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक की रेयरिंग भी आ जाती है इसी के अंदर में। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, तुष तुझी शारदा सदन की स्थापना की थी पुणे के अंदर में उन्होंने। नहीं, सभी को मिला था इज्मा एजुकेशन जी, सभी को मिला था वो टेस्ट, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कल टेस्ट दिया है, कितना स्कोर आया वो भी बता देंगे आप लोग मुझे कमेंट करके। ठीक है,
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। आज भी पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए क्योंकि ऐप के ऊपर में आपको टेस्ट मिलेगी उसकी। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, सारी चीजें, ठीक है, मतलब ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, आप लोगों का, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो उसको, मतलब सारी की सारी चीजें, मतलब क्रॉप्स एंड फार्मिंग, जितनी भी चीजें इसके अंदर में आ गई वो इसके अंदर में हो जाएगा, ठीक है। कृषि का मतलब फसल उगाना, खेती करना, ये इसको हम लोग यहाँ पर में जोड़ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का फल, ठीक है, फूल फल और सब्जियां उगाना। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, पीसी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का मत्स्य पालन, मछलियों का प्रजनन करवाना। वीटी कल्चर का मतलब होता है द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती करना, ठीक है। तो वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती, ठीक है। पीसी कल्चर मतलब ब्रीडिंग ऑफ फिश, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब, ठीक है, आपका फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब दोनों दिए तो हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ पर में लगाना है। तो आंसर अब क्या होगा, अब आप लोग बताइए, अब आपके हिसाब से आंसर क्या है, कमेंट में आंसर भी करते रहो। पोल में आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा लेकिन कमेंट में भी आंसर करते रहिए आपको, ठीक है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, एग्रीकल्चर का मतलब सारी चीजें होगी उसके अंदर में, क्रॉप्स, ठीक है, सॉइल के ऊपर में क्रॉप्स उगाना, लाइफ स्टॉक की पशुपालन करना, सब कुछ। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म को पालना, रेशम के कीड़ों को पालना। पिसीकल्चर का मतलब होता है फिश को पालना। विटीकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स को पालना। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स को बनाना, उगाना, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को आपकी पीडीएफ के अंदर में भी मिलेगा। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन हर बच्चे ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, तो आप लोगों को वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे आप लोग देखिए यहाँ पर में दो चीजें दी गई है, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक संभावना है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चा कर लेगा याद वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला था नस्तलिक स्टाइल इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। नस्तलिक शैली सघन और अधिक कठिन है। शिकस्ते इज कर्सिव एंड इजी टू रीड। देखो यहाँ पर मैं गलत वाला कथन आपसे पूछा है, पहली बात तो ये याद रखना है, पहले ये थोड़ा सा हार्ड हो गया क्वेश्चन आपके लिए। ये नस्तलिक और शिकस्ते दो प्रकार की जो है वो लिखावट की शैली है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखने के प्रकार है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि नस्तलिक और शिकस्ते ये क्या चीज है, नस्तलिक और शिकस्ते ये लिखने के प्रकार है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर मैं, तो देखिए नस्तलिक जो है स्टाइल ये करसू राइटिंग में होता है, लेकिन इजी टू रीड होता है, मतलब आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है, नस्तलिक को। लेकिन जो शिकस्ते होता है वो बहुत पास पास में लिखा जाता है, देखिए ये इतना पास पास में एकदम, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। डेंस, डेंस मतलब एकदम सघन तरीके से संक्षिप्त में बहुत पास पास में लिख दिया जाता है, जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो नस्तलिक को पढ़ना आसान है, ठीक है, शिकस्ते को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। नस्तलिक करसू राइटिंग है, धारा प्रवाह है, लेकिन पढ़ सकते हैं आसानी से। शिकस्ते को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए अनुप्रिया सागर जी बोल रहे हैं लाइक करो गाइस अपने दानी सर के लिए, तो चलिए जल्दी जल्दी से करते जाएंगे फ्रेंड्स, 878 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से, ठीक है, टारगेट रखते हैं अगले 2 मिनट के अंदर में आप लोगों का 1000 पूरा करने का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नस्तलिक डेंस है और डिफिकल्ट है, तो नस्तलिक डिफिकल्ट है क्या, नहीं, ठीक है। शिकस्ते डिफिकल्ट है, डेंस और डिफिकल्ट है। वही अगर मैं बात करूं करसू और इजी टू रीड है, वो ये है। तो उल्टा दिया हुआ है दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों गलत है क्योंकि उल्टा दिया हुआ है, शिकस्ते का ऊपर में दिया है, नस्तलिक का नीचे में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा था गलत कौन से है, तो दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, ये आंसर हो गया आप लोगों का सिंपल, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है। अब जलडमरू मध्य या स्ट्रेट का मतलब क्या होता है वो भी समझो आप लोग। देखो ये पानी का एक कोई स्रोत है, पानी का समुंदर या महासागर वगैरह कोई, ठीक है, और ये एक बड़ा सा पानी का महासागर या समुंदर कोई है। बीच में अगर कोई एक छोटा सा स्ट्रेट है जो दोनों को जोड़ रहा है, दोनों का पानी इधर उधर जा सकता है जहां से, तो इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य, ठीक है, इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य या स्ट्रेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो एक ऐसा ही जल डमरू मध्य है बेरिंग स्ट्रेट जो दो बड़े बड़े पानी के स्रोत को जोड़ता है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ता है ये जोड़ता है आप लोगों का, ठीक है, आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए, यहाँ पर में ये हमारी अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर में, तो ये हमारी दुनिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में एशिया है, यहाँ अमेरिका है। ऊपर वाला जो भाग है आपका इधर में ऊपर में, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर में है आप लोगों का पूरा आर्कटिक महासागर, और इधर साइड में जो ये पूरा का पूरा ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यहाँ पर में बीच में जो जोड़ता है उसको बेरिंग जलडमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर ऊपर में और इधर में प्रशांत महासागर, और ये जोड़ा हुआ है जो बेरिंग जलडमरू मध्य, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक भूमि का टुकड़ा है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन के अंदर में था आप लोगों का पानी, ठीक है, जो पानी एक दूसरे को जोड़ता है, मैंने बोला था ये वाटर बॉडी है एक, ठीक है, पानी का कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी, ये कोई पानी का बड़ा सा वाटर बॉडी है, और ये भी एक वाटर बॉडी है जो दोनों को जोड़ रही है। लेकिन अगर जमीन के टुकड़े को कोई दो जोड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहां पर में आप लोग देखिए, ठीक है, यहां पर में आजा भाई, बड़ा हो जा, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, नहीं हो रहा बड़ा, ठीक है, तो ये जमीन का टुकड़ा है आप लोगों का, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा, ये भी जमीन का टुकड़ा, और एक छोटे से जमीन के टुकड़े ने दोनों जमीन के टुकड़ों को जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां पर में, तो ऐसा जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है उसको स्थमस कहते हैं, स्थल संधि, हिंदी में उसको कहा जाएगा स्थल संधि, ठीक है, स्थल संधि कहा जाएगा उसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, जल संधि जल को जोड़ता है, स्थल संधि स्थल को जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन जोड़ता है, तो स्थमस ऑफ पनामा, जो स्थमस है उसका नाम है पनामा, पनामा, ठीक है, यहां पर में जो है ना ये आपका ये है स्थमस ऑफ पनामा, अलग अलग स्थमस का अलग अलग नाम रहता है, तो इसको स्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है, तो इसका नाम है स्थमस ऑफ पनामा। स्थमस मतलब एक ऐसा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है, ठीक है, तो स्थमस ऑफ पनामा जो है फ्रेंड्स ये जोड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्थमस, ठीक है, स्थल डमरू मध्य या स्थल संधि इसको कहा जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है उत्तरी अमेरिका का पार्ट, ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट, और ये वाला जो है स्थमस है, स्थमस ऑफ पनामा, दो दोनों को जोड़े हुए हैं, ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, स्थमस ऑफ पनामा, स्थमस ऑफ पनामा किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो इसके लिए भी तैयार रहिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ब्लैंक अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरा है, कौन सा महासागर है जिसने अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरा हुआ है, ये मान लो पूरी दुनिया हमारी, अगर मैं इसको नीचे से जाके देखूं अंटार्कटिका को, इधर में पूरा बर्फ से घिरा हुआ अंटार्कटिका है, ठीक है, उसको घेरे हुए है एक समुद्र 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर में, ठीक है, तो बताइए कौन सा वाला है ये, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो अंटार्कटिक महासागर महाद्वीप को घेरता है और उत्तरी से दक्षिण मतलब 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है, तो मैं आपको अगर दिखा दूं तो यहाँ पर मैं आप देखेंगे अंटार्कटिका है नीचे में, ये 60 डिग्री वाली जो लाइन है उसके नीचे का जितना भी हिस्सा है ना, इसको सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दक्षिणी महासागर, तो ये दक्षिणी महासागर है आप लोगों का, ठीक है, दक्षिणी महासागर, ये याद रखना है आप लोगों ने, तो दक्षिणी महासागर, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को, इसको साउथ यहां पर मैं रखकर अब पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग कर पा रहे हो, सदर्न ओशियन जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरा हुआ है रहता है, ठीक है, ये ऐसा आप देख मतलब समझिए दुनिया हमारी गोल है ना, तो नीचे से जाकर हम लोग अंटार्कटिका को देखेंगे ऐसे, तो ये ऐसे अंटार्कटिका को घेरा हुआ है सदर्न ओशियन, ठीक है, दक्षिणी महासागर। प्लीज टीम एक बार हटा दीजिए उसको पूरा का पूरा ताकि बच्चे इसको देख पाए, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं यहाँ से भी बड़ा कर देता हूँ, इधर में ला देता हूँ, ये देखिए आप लोग अंटार्कटिका जो है आप देख सकते हो इस तरीके से अंटार्कटिका को ये दक्षिणी महासागर घेरा हुआ है, ठीक है, ये आप इसमें भी देख सकते हो, एक और एक दो इमेज और लगा दी गई है आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ अंटार्कटिका है और इसको घेरा हुआ है सदर्न ओशियन आप लोगों का, यहाँ पर में भी अंटार्कटिका को आप देख सकते हो, ये सदर्न ओशियन इसको घेरा हुआ है, 60 डिग्री से अंटार्कटिका को घेरे हुए जितना भी है वो पूरा का पूरा आप लोगों का,
ठीक है, सदर्न ओशियन है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका ध्यान देना आप लोग। देखिए पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, ये जगन्नाथ टेम्पल जो है फ्रेंड्स पुरी में कौन से स्टेट के अंदर में पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है। एक बार जल्दी से सभी लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे जिन्होंने शेयर कर दिया एटलीस्ट एक जगह पे भी वो हाथ ऊपर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो आप लोग, टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप्स है आपके पास में उन सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर पूरी उड़ीसा के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उड़ीसा के अंदर में। किसने इसको बनवाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, माना जाता है कि ये जो जगन्नाथ है पुरुषोत्तम जगन्नाथ, ये विष्णु भगवान के अवतार है। किसके अवतार है, विष्णु भगवान के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में इनको माना जाता है। तो जगन्नाथ कल्ट जो है पूरी का, ठीक है, उनको विष्णु भगवान का जो है फ्रेंड्स अवतार माना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो मंदिर है इसको बनाया था अनंत वर्मन, ठीक है, नाम के एक राजा ने, जो गंगा डायनेस्टी के शासक थे। गंगा वंश एक शासन हुआ है उधर साइड में, शासन करता था 12वीं शताब्दी के अंदर में। तो पूरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन नाम के जो राजा थे उन्होंने करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, अनंत वर्मन। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनंत वर्मन कौन से वंश के राजा थे। तो अनंत वर्मन जो है फ्रेंड्स ये गंगा वंश के राजा थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। गंगा डायनेस्टी, गंगा वंश जो है उसके राजा थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, सभी लोग लिख देंगे गंगा वंश के। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ है वो किनके अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी तरीके का। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरैयूर में किन समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडे के लिए कपड़ा तैयार करते थे। अब ये तंजावुर और उरैयूर कहा है, देखो ध्यान से, ये मान लेते ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर में दक्षिण भारत के अंदर में यहाँ पर में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर में कावेरी नदी के किनारे पे तंजावुर नाम का एक शहर है, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर में उरैयूर नाम का भी शहर मिल जाएगा, वो भी कावेरी नदी के किनारे पर ही है, ठीक है, बसा हुआ। तो यहाँ पर में मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हैं कावेरी नदी के किनारे पर। तो चोल शासकों के समय में ये मंदिर बने थे, ठीक है, चोल राजाओं के समय में। तो ये मंदिरों में जो लोग झंडों का निर्माण, झंडे बनाने के लिए कपड़ा बनाते थे ताकि इन मंदिरों में झंडे बनाए जा सके, उनको सालिया बुनकर बोला जाता था। सालिया जाति के बुनकर होते थे वो लोग, सालिया जाति के बुनकर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जल्दी से, पॉसिबल हो तो 10 सेकंड के अंदर में वो रेफरेंस दे दीजिए कि कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ईयर। तो चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरैयूर में किस समुदाय के लोग मंदिर के झंडे का कपड़ा तैयार करते थे, तो सालिया जाति के लोग होते थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए, सालिया जाति के होते थे, तंजावुर और उरैयूर में मंदिरों के अंदर में झंडे लगाने का काम था इनका, मतलब कपड़ा बनाने का था जिससे झंडे बनते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है, ठीक है, कंटिन्यूसली। ये क्वेश्चन आया था आपका सीटेट पेपर 2, ठीक है, 10 जनवरी 2022 के अंदर में, ठीक है, 10 जनवरी 2022 के एसएसटी शिफ्ट के अंदर में आया था, 10 जनवरी 2022, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए आप लोगों के लिए रेफरेंस के साथ में बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये कथन किसने कहा, जीवन कष्ट और दुख से भरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लालसा और इच्छाओं से प्यार करते हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, अगर पूरी हो भी गई तो हमें और चाहिए होता है। तो किसने कहा था कि जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है, इसलिए हम दुखी है, जीवन दुख से भरा हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, लालसाएं पूरी नहीं होती, अगर पूरी हो भी जाए तो हम दूसरी वाली अपेक्षा पाल लेते हैं और बड़ी वाली। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। 81% लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर किया है सही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो जीवन में दुख क्यों है, क्योंकि जीवन के अंदर में बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं है, लालसाएं, इच्छाएं है, ठीक है, इसी वजह से। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पर में आज की भी क्लास जो है उसकी भी टेस्ट आप लोगों को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो देखिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तो गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है, जीवन दुख से भरा हुआ है। कितने लोग मानते जीवन में दुख है, ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी कहा, ठीक है, जीवन में दुख है करके। उन्होंने कारण बताया, हमारी क्रेविंग और डिजायर्स की और चाहिए। आपको किसी को चाहिए, यहाँ पर में कोई राजू है यहाँ पर में, तो उसको नेहा चाहिए, नेहा नहीं मिल रही, और जिसको नेहा मिल गई वो भी दुखी है यार,
मेरे को तो रज्जो चाहिए थी। अब रज्जो जो है वो दुखी है क्योंकि मेरा जो है यहाँ पर में राजू मेरे से प्यार ही नहीं करता करके, ठीक है। जबकि वो बेचारा सब कुछ कर रहा है, तो लेकिन सारी चीजें करता है, लेकिन रात में डिनर कराने के लिए नहीं लेके जाता मुझे। तो हर किसी के जीवन के अंदर में अलग अलग लालसा है, अपेक्षा है, ठीक है। वो सारी की सारी है उनकी, और वो उनकी लालसा जब पूरी नहीं हो पाती तो वो दुखी होते। अगर मान लो हो भी जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आकांक्षाएं पूरी भी हो जाए, राजू जो है वो अपनी रज्जो को घुमाने लेके जाए रात में, ठीक है, डिनर पे, फिर वो बोलेंगे यार मेरे को ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं बना कर देते तुम। हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमको और चाहिए होता है, ठीक है। इसी को गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है। ये वाली बात याद रखना है आप लोगों ने, कि ऐसी चीजें, मतलब ऐसी लालसा है जो कभी पूरी नहीं होती, अगर पूरी हो भी जाए तो हमको और चाहिए होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो उस और चाहिए को गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है। क्या कहा है? तान्हा। थर्स्ट को तान्हा, मतलब गौतम बुद्ध ने उसका नाम तान्हा रखा है, तान्हा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बिंदु राज जी बोल रहे कि सर जॉब चाहिए बस, ठीक है। इस बात का ही दुख है, जब इनको इनको जॉब मिल जाएंगी तो पता है फिर इनको किस चीज का दुख रहेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहे हमारी बिंदु, ठीक है, प्यारी बिंदु, लेकिन इनका क्या होगा जब जॉब मिल जाएंगी तो उसके बाद में उनको चाहिए होगा यार कि घर लेना है। अब घर ले लिया तो बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी तो बड़ी वाली गाड़ी लेनी है। तो इस तरीके से जो है क्रेविंग्स बढ़ती जाती है। इसको गौतम बुद्ध ने ताना कहा है। तो गौतम बुद्ध को पता था कि जो बिंदु है वो दानी सर की क्लास में जाकर ये कमेंट करेंगी, दानी सर ये एग्जाम्पल देंगे तान्हा वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तान्हा वाला भी क्वेश्चन मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि तान्हा वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, प्लीज उसको भी डाल दीजिए जल्दी से, दोनों के दोनों क्वेश्चन डाल दीजिए जो मैंने पहले बोला था। देखिए टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा वाला कथन सही नहीं है? टुंड्रा, वो टैगा और टुंड्रा मेरे को बड़े प्यारे लगते नाम, ऐसा लगता है कि कोई बेचारे छोटे छोटे से दो बच्चे हैं। मैं आपको समझाता हूँ टैगा और टुंड्रा दोनों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए, आपको पता है ये हमारी दुनिया है, ये 0 डिग्री है हमारा इक्वेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, आपका 70 डिग्री से लेकर, ठीक है, आपका 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है, 70 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है, यहाँ पर में जो वनस्पतियां उगती है, ठीक है, उनको कहा जाता है टैगा। क्या बोलते हैं उनको? टैगा, 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 उनको कहा जाता है। टैगा मतलब होता है अनछुआ, जिसको छुआ ना गया हो रशियन भाषा में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उसके और ऊपर अगर आप लोग जाओगे, यहाँ कलर चेंज भाई, चलो ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर में नॉर्थ पोल के पास में जो वनस्पतियां होती है उसको कहा जाता है टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा। अब यहाँ पर में बहुत कम धूप पहुंच पाती है, ठंडी रहती है, तो यहाँ पर में क्या होगा ना, बहुत छोटी छोटी झाड़ियां उगती है यहाँ पर में, बड़े बड़े झाड़ नहीं उगते कि जिसके ऊपर में आप चढ़ जाओ, बड़े बड़े झाड़ नहीं होंगे वहां, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी। तो छोटे छोटे होंगे। टुंड्रा मैंने बता दिया ना आपको, पोलर रीजन में होता है, वहां धूप नहीं होती ज्यादा, तो छोटे छोटे झाड़ होंगे वहां, केवल मॉस, लाइकेन, छोटे छोटे जो काई वगैरह टाइप के जो होते हैं ना, छोटे छोटे वही उगते हैं वहां पर में। यहाँ पर में प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है, ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड है वहां, क्योंकि धूप ही नहीं पहुंच पा रही। तो क्या बोलते हैं सर, है ना, सही बात है कि नहीं? वहां धूप ही नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे होगा? यही तो बता रहा हूं मैं कि ग्रोथ ही नहीं हो पाएंगी, तो भाई यहाँ पर में धूप ही नहीं पहुंचेंगी तो ग्रोथ कैसे होंगी? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर में यहाँ समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं, पोलार रीजन में पाई जाती है, टेम्परेट जोन में नहीं पाई जाती, पोलार, मैंने अभी बताया ना नॉर्थ पोल के पास में पाई जाती है, तो पोलार रीजन में पाई जाती है। टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? पोलार, जिसको आप लोग ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र इसको कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुव के नॉर्थ पोल के पास में, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है गलत है। बट यहाँ पर में एक ट्रिक ये है कि नॉट वाला पूछा था, कौन सा वाला गलत है, इसी वजह से आप लोगों का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत वाला पूछा है आप लोगों से, गलत वाला, तो आंसर डी होगा। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। 1100 लाइक से केवल 3 लाइक्स दूर है हम लोग, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे जितने लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को, ठीक है। अब केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग, जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा जल्दी से, फास्ट। तो जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, टुंड्रा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को अभी के अभी एक सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पर में, मुझे बताओ कि जो टैगा है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? टैगा, ठीक है, अभी आप लोगों को बताया ना मैंने, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर में टैगा कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक पाया जाता है टैगा? उत्तर में पाया जाता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है, उत्तर में पाया जाता है, ये हमारी दुनिया है, ठीक है। यहाँ पर में 0 डिग्री है, ओके, ओके। तो 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक जो है ना, ये है टैगा। टैगा और टुंड्रा में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ये टैगा है, ठीक है। और ये यहाँ पर में है टुंड्रा, ऊपर में नॉर्थ पोल के पास में, पोल के पास में, पोलर रीजन के अंदर में जो है इसको बोला जाता है टुंड्रा। तो टैगा और टुंड्रा में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। दोनों के दोनों नॉर्थ पोल में है, उत्तर में,
मतलब कि 0 डिग्री वाला जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ साइड में है आपके, दोनों के दोनों। ठीक है, कितने मेरे मेरे बच्चे देखिए कितने होशियार है, कितने होशियार होशियार बच्चे मेरे। ठीक है, सब आंसर कर रहे हैं यहाँ पर मैं 50 से 70 डिग्री, 50 से 70 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर्स करते रहिए फ्रेंड्स आप लोग आगे में भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे में हम लोग बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, बुद्ध ने इच्छाओं और लालसाओं की प्यास को इस प्रकार वर्णित किया है। द बुद्धा डिस्क्राइब द थर्स्ट ऑफ डिजायर एंड क्रेविंग एज, कि भाई मतलब एक गाड़ी मिल जाए तो दो गाड़ी चाहिए, एक घर मिल जाए तो दो घर मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए तो दो पत्नी, मतलब एक भी ना मिले फिर। ठीक है, वहां पर मैं थोड़ा उल्टा है, पता नहीं क्यों। तो इच्छाओं और लालसाओं की प्यास को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? पिपासा, तृष्णा, तान्हा। ठीक है, तीव्र इच्छा, क्या बोला गया है? तो भाई इच्छा और लालसाओं की प्यास को गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है, तान्हा। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज मेरे पास में आई है। ठीक है, अगर आप लोग अलाउ करो तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से जितने भी बच्चे DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी जस्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर, ठीक है, एक अच्छी न्यूज आई है। मैं उसको एक बार जस्ट वेरीफाई करूंगा इस लेक्चर के बाद में, और आप लोगों के साथ में सामने लेकर आऊंगा उसको पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट मुझे 30 सेकंड पहले मुझे बताया गया मेरी टीम के द्वारा कि सर ये जो है हुआ है अभी, तो मैं आपको उसको वेरीफाई करके जल्दी से आपको थोड़ी देर के अंदर में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो तान्हा कहा है गौतम बुद्ध ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखो आप लोगों की इच्छा बढ़ गई अब आप लोगों की कि सर बताओ जल्दी से, लेक्चर तो ठीक है, अभी बताओ क्या है, क्या आया क्या आया। आप लोगों का भी तान्हा बढ़ गया है। ठीक है, आपसे पढ़ के सब इजी लगने लगा है। चलो थैंक यू वेरी मच रोमी जी। ठीक है, ये बताइए आप लोग, इनकरेक्ट क्या है इनमें से? फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 70%। ठीक है, मीठे पानी का हिस्सा केवल 70% है। अरे भाई, जो मीठा पानी है, साफ पानी है, वो क्या 70% है क्या पूरे पृथ्वी का? टपकने वाला नल साल में 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। टपकने वाला पानी मतलब वो कौन सा? टप टप टप, वो जो पानी नहीं होता है कि जो आपका टप टप टपकते रहता है। अब टप 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 भी टपक टपक सकता है वो, और टप टपा टप टप टपा टप टप टपा टप भी टपक सकता है, बट टपक रहा है कैसे तो भी। तो ऑन एन एवरेज 1200 लीटर पानी जो है वो साल में बर्बाद कर देता है। तो भाई टपकने मत दो पानी को। ठीक है, बस मेन मतलब ये है इसका। ओके, तो मीठे पानी का हिस्सा लगभग जो है 70% है। ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों से गलत वाला ही तो पॉइंट पूछा है, ये गलत है ये सही है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, बस इतनी सी बात है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद करवा के देंगे। 30 दिन का ये क्रैश कोर्स है आप लोगों का। मैं आपको बता दूं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आप लोगों का। ठीक है, गूगल फॉर्म की, वो फॉर्म हर कोई बच्चा भर देगा, मेक श्योर कि सभी ने भर दिया यहाँ पर में। ठीक है, टप्पू का निबंध याद आ गया सर जी, बिल्कुल नंदनी मेरे को भी उसी का निबंध याद आया था। ठीक है, कि बारिश हुई थी। ठीक है, पहले टप 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 हुई, फिर टप 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 हुई, फिर बाद में टप 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 करके बंद हो गई। बस इतना ही नहीं बनता उसका। ठीक है, चलिए, तो जब भी वो एपिसोड देखो याद कर लेना, हर जगह पे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए भर दिया है फॉर्म, बहुत अच्छी बात है। अभी सेशन को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली न्यूज में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून। ठीक है, 10 मिनट के अंदर में आप लोगों को एक बड़ी खबर जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चे देखेंगे, क्योंकि आपका जीवन हो सकता है कि इस न्यूज से आप लोग जो है पढ़ाई पे लग जाए और आप लोगों को ये न्यूज के जरिए आप लोगों का जीवन बदल जाए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए तब तक 10 मिनट के अंदर में। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि 10 मिनट में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या नहीं। वहां पर मैं आपको टेस्ट और पीडीएफ भी मिल जाएंगी आज की, और मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें भी आपको वहां पर में मिलती रहेंगी। रिजल्ट जो है फ्रेंड्स, कल जो टेस्ट हुई थी उसका रिजल्ट मैं आने वाले कल वाले दिन के अंदर में अनाउंस करूंगा, क्योंकि उसके अंदर में सेग्रीगेशन हो रहा है पूरा, हम लोग सही तरीके से उसको बना रहे हैं। ठीक है, ताकि जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अच्छे से जिन्होंने टेस्ट दिया है, उन लोगों को इनाम मिल सके। ठीक है, कल आप लोगों को उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। 30 दिन तक लगातार जुड़े रहना आप सभी लोगों ने।